तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहां पर पहला सवाल आपके सामने आ चुका है। मैथमेटिक्स प्रैक्टिस टाइम है, इसमें आज पहला सवाल आपके स्क्रीन पर रख रहा हूं और उम्मीद करता हूं आपको सेशन बहुत खूबसूरत समझ में आएगा। बहुत ही बढ़िया तरीके के क्वेश्चन का कलेक्शन आपके लिए रखा गया है, जिसमें आपको मिलने वाली है बहुत बहुत अच्छे प्रश्न। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो वीडियो को और आगे बढ़ा दो अपने दोस्तों के पास, जिससे कि लगातार उनको भी वीडियो मिलते रहें ऐसे ही लगातार पर डे। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो। पहला सवाल है मनोहर जी, टॉपिक देखते हैं अभी। अभिषेक ने अजय से 2 वर्ष के लिए 5% की वार्षिक दर से कुछ पैसा उधार लिया और 2 वर्ष बाद उसने 5,500 रुपए वापस करके अपना उधार चुकता कर दिया। अभिषेक द्वारा दिए गए ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। तो यहां पर देखते हैं जवाब क्या मिलता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पूरा साइड में हो जाऊंगा। अभिषेक बोरोड सम मनी फ्रॉम अजय एट 5% per annum interest for 2 years, and after 2 years he paid his loan by returning rupees 5,500 to him. Find the amount of interest paid by Abhishek. हाँ, पहला ही प्रश्न है आपके सामने, फर्स्ट क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूं आपका जवाब बहुत अच्छा मिलेगा। समझने की कोशिश करना। देखो, अगर मैं आपको सवाल तरीके से समझाऊं, अगर आप कहेंगे सर जी बुक वाले तरीके से, तो हम आपको बता दें यहां पर टी आपको दिया है 2 साल, आर दिया है आपको 5%, ये तो दिया है। इसके बाद आपको जो अमाउंट दिया था, जो ए यानी एडिशनल अमाउंट कितना है, दैट इज, इसको बोलते हैं मिश्र धन, 5500 रुपए। तो शायद आपका फॉर्मूला याद आ जाए और आप कहें सर ऐसा ही तो ये होता था, बराबर ए इंटू आर इंटू टी। कुछ याद आ रहा है, लेकिन फॉर्मूला कौन याद रखे हमेशा, ही तो बड़ा मुश्किल पड़ जाता है ना। 100 प्लस आर इंटू टी, ये तो फॉर्मूला हो गया। अब इतने फॉर्मूले आप याद कैसे रखोगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू ना, ये तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा ना। तो ये तो मैं तरीका आपको हमेशा एलिमिनेट करने के लिए कहता हूं कि अगर ऐसे करोगे तो ये तरीका आपके लिए जानलेवा और आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक और अधिक हानिकारक हो सकता है। इसलिए हम नए तरीके को चुनते हैं और देखते हैं नया तरीका क्या है। आप चाहें तो इसमें वैल्यू पुट कर लें, आपका आंसर मिल जाएगा, दिस इज द फार्मूला। लेकिन फार्मूला नहीं, ये दोनों पेपर के लिए होगा, है ना। तो अब समझते कैसे सवाल। देखो, मैंने माना भाई भैया अजय ने, अभिषेक ने अजय से लिए होंगे 100% रुपए। मैंने पहले ही बताया था कितने लिए, 100% रुपए। तो भाई जो भी अमाउंट पता नहीं कितना था, वो 100% रुपए उसने लिए होंगे, मैंने ये माना। अब 100% रुपए लेने के बाद आपको तो पता है कि साधारण ब्याज हर वर्ष इक्वल चार्ज होता है, यानी पहले साल उसने 5% का ब्याज दिया, अगले साल भी 5% का ब्याज दिया, तो टोटल 2 साल का 10% ब्याज हो गया। तो ये अमाउंट कितना बन गया, 100% ये था, 10% का ब्याज मिल गया, तो ये 110% हो गया टोटल ब्याज और मूल। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा था, 5500 है। आपके अकॉर्डिंग 110% है इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5,500 है। तो मैं 100% का वैल्यू निकाल दूं, या आप चाहें तो यहीं से मैं 2 तरह से बताऊंगा। अगर आप वो पूछे मूलधन क्या है, तो भाई मूलधन तो 100% था, प्रिंसिपल अमाउंट 100% था, तो आपने 100% का वैल्यू निकाला ऐसे करके। तो क्या हो गया, आपने कहा 5500 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 110। अब 0 से 0 कट गया, 5,000 रुपए। तो मूलधन तो हुआ 5,000 रुपए। उसने बोला ब्याज कितना दिया, जो मिश्रधन था वो 5500 रुपए था, मूलधन 5,000 रुपए था, तो ब्याज कितना आया, 500 रुपए। तरीका नंबर 1। अब इसको यहां से और भी सॉल्व कर सकते थे, मैं व्हाइट कलर से दिखा देता हूं। उसने बोला 110% का वैल्यू कितना है, 5500। तो आपसे ब्याज पूछा ना, तो ब्याज कितना था, 10% ही तो था, इंटरेस्ट 10% ही तो था, तो 10% का वैल्यू निकाल दो, तो आपको सीधा ब्याज मिल जाएगा। तो कितना होगा, 5,500 मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन 110। तो ये 50 था ही 500, तो यहां से सीधा ब्याज भी निकल आएगा। तो तरीका बढ़िया है, समझ में आ गया। कोई ऐसा मेरा साथी जिसको मुश्किल लग रही हो, तो सेशन को भाई शेयर कर दो जल्दी से। भाई सेशन में आपको एक आहुति तो देनी पड़ेगी, ओम ललित शरद लाइक स्वाहा, ललित सर की लाइक आहुति स्वाहा। भाई 1-2 आहुतियां तो देनी पड़ेंगी आपको।
तभी बजा आएगा। बात समझ में आ गई सबको? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो इतने बड़े सवाल को आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। यहां से आगे बढ़े, एक और सवाल। चलो, वन मोर क्वेश्चन फॉर यू गाइस। अच्छा समझ में आया होगा मुझे उम्मीद है। एक द्विअंकीय संख्या के दोनों अंकों के स्थान परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 कम है। संख्या के अंक 1 और 2 के अनुपात में है, तो मूल संख्या क्या है? ऑप्शन 1 इज 36, 63, 48, 64। इनमें से मूल संख्या क्या है? क्वेश्चन है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द टू डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 27 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। द डिजिट ऑफ द नंबर आर इन द रेशियो 1:2, देन व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर? बताएंगे आंसर क्या होगा? ओके, समझिएगा सवाल कितना आसान था। देखो, इसको दो तरीके से सवाल को आप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आपको क्वेश्चन करने के तरीके दो होने चाहिए। एक तरीका क्या है, आप एक तो सिंपल सवाल कर लें, या फिर आप ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं, है ना। देखो, पहला ऑप्शन है 36, उसने बोला 36 को बदल दो। अगर मैं इसको बदल दूं तो क्या हो जाएगा? 63 है जी, 63 हो गया ना। अब मुझे बताओ इन दोनों का डिफरेंस क्या है? आपने कहा 27, लेकिन मूल संख्या 36 थी, प्राप्त संख्या 63 है। ये तो उल्टा हो गया। उसने क्या बोला था? प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 कम है, तो 27 ज्यादा आ रही है। हाँ जी, 27 ज्यादा नहीं आ रही है। आप बताओ क्या सवाल में बोला? आपके अकॉर्डिंग लिखा है मैंने। उसने बोला एक संख्या 36 मूल है, उसका स्थान बदल दिए तो 63 बन गई। तो ये वाली संख्या जो प्राप्त होगी 27 कम होनी चाहिए, ये तो ज्यादा है, तो गड़बड़ है ना। तो यानी ये गलत है, ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन चूज करते हैं, वो क्या था? 63। ये क्या हुआ? 63 की बात करते हैं। 63 में क्या हुआ? इसको चेंज कर दो, क्या होगा? 36। अब देखो 63 में से 36 घटाओ तो 27 कम है, यानी प्राप्त संख्या ये वाली इस मूल संख्या 27 कम है। एकदम सही जवाब है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर आज कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या समझ नहीं आ रहा आयुष? मुझे बताओ, बड़ा आसान समझा रहा हूं मैं, तो क्या समझ में नहीं आ रहा आपको? आप मुझे बताइए, समझ में नहीं आ रहा, फिर मैं उस पर बात करता हूं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर उसने तो बोला है संख्या के अंक 1 और 2 के अनुपात में है, ये तो 1 और 2 के अनुपात में नहीं है। वो आपने गलत पढ़ा। अगर अंक की बात करते तो पहले आता है इकाई, फिर आता है दहाई। यानी मतलब क्या है? इसलिए तो कंफ्यूजन था कि इकाई का अंक 1 अनुपात में, दहाई का अंक 2 अनुपात में है। तो अब देख लो, इकाई का अंक 1 अनुपात में, दहाई का अंक 2 अनुपात में है। समझ में आ गई बात? तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। इज इट क्लियर? तो इस सवाल में कंफ्यूज नहीं होने का, आसान सवाल था, इजीली हैंडल कर सकते थे आप। एक और सवाल लेता हूं आपके सामने, ये रहा। चलिए शुरू करते हैं। चलो, क्वेश्चन है 12 संख्याओं का औसत 96 है। यदि प्रत्येक संख्या को उसके मूल मान का 1/3 कर दिया जाए तो औसत कितना हो जाएगा? 32, 93, 60, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या है? द एवरेज ऑफ द नंबर्स 12 numbers is 96. If each number is reduced to 1/3 of its original value, what will be the right one? आंसर क्या होगा? जल्दी से, तेजी से बताओ, आंसर क्या होना चाहिए? हमको जवाब चाहिए और सवाल को जवाब चाहिए, उत्तर तो देना पड़ेगा भाई। कैसे काम चलेगा ऐसे? हट जाता हूं मैं एक तरफ, उत्तर दे दो धड़ाक, फटाफट। ढक ले यहां से। ओके, अच्छा खासा उठा लेंगे। ओके, बताइए निकल। ओके, ए ऑप्शन दिया जा रहा है। ओके, संख्याओं का औसत 96। यदि प्रत्येक संख्या को उसके मूल मान का 1/3 कर दिया जाए, 1/3 कर दिया जाए, तो देख लेते हैं। जब हर संख्या को 1/3 कर दिया जाए, और औसत का मतलब क्या होता है?
हर किसी संख्या का प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूशन है ना, हर संख्या में डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ओके, हर संख्या का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी औसत का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब क्या होता है, हर एक संख्या का डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप औसत की बात करेंगे, 10 औसत 10 है, 3 लोगे तो हर किसी को 10-10 मिलेगा। अगर 10-10 कम करेंगे तो हर किसी का औसत 10-10 कम होगा। इसका मतलब क्या है, आपने हर एक संख्या को कितना कर दिया, 1/3, तो उसका औसत भी 1/3 हो जाएगा, दैट इज 32। क्लियर है, आंसर समझ में आया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं भाया, राइट ऑप्शन। तो अगर आप प्रत्येक संख्या को कम करते हैं तो औसत भी कम हो जाता है। ओके बढ़िया, एक और सवाल, ये तो आसान सवाल था। गुड आफ्टरनून। ओहो बहुत बढ़िया सवाल है। रेलगाड़ी, कल मैंने एक रेलगाड़ी का सवाल आपको पढ़ाया था, मुझे याद है, कल मैंने एक रेलगाड़ी का सवाल आपको कराया था, है ना। तो रेलगाड़ी 40 किलोमीटर की औसत गति से अपने गंतव्य स्थान की तरफ पहुंच जाती है। यदि वह 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चले तो 15 मिनट देरी से पहुंचती है। तदनुसार यात्रा की दूरी कितनी थी, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर। और मैं चाहूंगा आपका जवाब क्या मिलेगा। लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर। ठीक है जनाब, ओके मेरी क्लास होती है रात को 7:30 बजे, 8:30 बजे स्पेशल क्लास। एक रेलगाड़ी 40, सुप्रिया, एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चली, 40 किलोमीटर चली छुक 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 करती हुई आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यानी वो यहां से चली, यहां पर पहुंचना था उसको, यहां से यहां तक चली। अब ये डिस्टेंस ही नहीं पता है मुझे, उसने बोला रेलगाड़ी 40 किलोमीटर गति से जाती है तो अपने स्थान पर पहुंच जाती है, यानी स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन आगे क्या कहा गया, यदि वह 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले, अब उसने चाल बदल दी, 35 किलोमीटर प्रति घंटे कर दी, तो वह 15 मिनट देरी से पहुंचती, तो उसको 15 मिनट देरी से पहुंचती, लेट पहुंचती 15 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ इस चाल से जो टाइम चला, इस चाल से जो टाइम चला, उन दोनों का अंदर 15 मिनट है। बात समझ में आ रही, क्या मतलब हुआ, पहली चाल से जो सपोज डिस्टेंस मैंने माना x डिस्टेंस है इसका, यानी 40 किलोमीटर से उसने x डिस्टेंस को कवर किया जितने समय में किया हो, और उसी डिस्टेंस को उसने 35 किलोमीटर की स्पीड से तय किया, तो इन दोनों टाइम का डिफरेंस 15 मिनट है, ये तो मतलब है। और आप तो सभी जानते हैं, अगर मैं आपसे बोलूं टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, आप कहेंगे सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, यही तो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हाँ जी, बात समझ में आ रही है, ओके। तो उसने कहा t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहां पर दिया हुआ है, यानी 40 किलोमीटर घंटा। तो पहले मैंने देखा t1, यानी इस पहली वाली चाल से चलने में कितना समय लगा, उसने कहा t1 इज इक्वल टू d बराबर x था, और s कितना था 40, पहला तो टाइम ये लगा होगा। अब हुआ क्या, दूसरी वाली चाल से चली 35 किलोमीटर, तो समय t2 में कितना लगा होगा, आपने कहा कि सर वो x किलोमीटर की डिस्टेंस थी और 35 किलोमीटर की स्पीड थी, इतना चला। अब सवाल क्या है, उसने कहा इस चाल से वो चलता है और इस चाल से वो चलता है, दोनों के टाइम में डिफरेंस कितने का है, 15 मिनट का। दोनों को घटा दूं, t1 में से t2 घटा दो, t1 माइनस t2 बराबर कितना होना चाहिए, 15 मिनट। तो यानी ये तो सब किलोमीटर घंटे में चल रहा, मतलब तो क्या हुआ, x बटा 40 माइनस x बटा 35 बराबर 15/60। 60 क्यों किया मैंने, क्योंकि जितने भी चाल हैं वो किलोमीटर प्रति घंटे में है, इसलिए मिनट में था, मैंने इसको घंटे में बदल दिया। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दो, किसी को भी प्रॉब्लम हो। हालांकि यहां पर नेगेटिव चाल आती है क्योंकि बाद वाली को पहले लिखना पड़ता है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। 1 मिनट रुकिएगा जिससे कि आपको आसानी रहे, बाद में आप कहेंगे माइनस कैसे आ गया, तो आप इसको 35 वाले को यहां कर लो। अब बढ़िया, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 40 मिनट लेट था। अब करें, अब 35 और 40 को अगर मैं एलसीएम लेने की बात करूं तो आप क्या कहेंगे, आपने कहा 280 इसका एलसीएम आ जाएगा, इधर कर दूं 280, ये क्या हुआ, 35 से डिवाइड किया तो 35 का डिवाइड करें तो कितना बार जाएगा, 3, 8 बार जाना चाहिए,
8x और 40 से डिवाइड करें तो 7x बराबर 15/60। ओके भैया, इसको ऐसे काट दिया, 8 में से 7 गया 1x, तो x बराबर कितना हुआ, आपने कहा 8x माइनस 7x। ओके, तो कितना हुआ, आपने कहा 15 गुणा 28/6, 6 सत्ते और 6 चौक 24 से काटे, 3 से काटो ना, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 14 और 14 पंजे 70, तो 70 किलोमीटर की वो डिस्टेंस है। आप सिंपल इसको ऐसे सॉल्व कर सकते थे, अदरवाइज अगर ऐसे नहीं करते तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते, मैं डायरेक्ट बता देता हूं आपको। ठीक है, देखते हैं कैसे, पहले समझ में आया ना। अब अगर आप ऑप्शन से उठाना चाहें तो ऑप्शन से भी उठा सकते थे, जैसे मैंने 30 किलोमीटर पहले लिया, तो 30 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है कितने में, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। टाइम कितना लगा, आपने कहा 30/40, दूसरे से करता है 30 किलोमीटर की 35 से, ये टाइम निकाल लो आप, तो कितना हुआ, आपने कहा 3/4, 3/4 मतलब 45 मिनट। इसमें देखे तो ये तो पता नहीं देगा, है ना। इसलिए अगर आप 70 लेंगे तो देखो क्या हुआ, 40/70 तो उस वाले में लगा, 70/40 तो इसमें लगे मिनट, और दूसरे वाले कितना लगा 70/35, तो यहां तो लगे 2 घंटे, और यहां देखो डायरेक्ट को 4 एकम 4 बचे 3/4, यहां लगा 1 घंटा 45 मिनट, तो 15 मिनट का डिफरेंस आ गया ना। तो आप इसको ऐसे भी चूज कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया, समझ में आया है ना। आसान सवाल, एक और सवाल, चलो बढ़ते हैं, थोड़े बड़े बड़े सवाल लेता हूं आजकल मैं, छोटे सवाल पढ़ पढ़ के आप पक गए ना, कहते सर सब लोगों ने छोटे छोटे पढ़ा के मैं पका दिया, अब बड़े बड़े सवाल लाओ। ओके, एक और सवाल जल्दी से देखते हैं। एक व्यक्ति 860 रुपए में 2 मेज खरीदता है, समझते रहना ध्यान से, 860 रुपए से 2 मेज खरीदी, वह एक मेज को 5% लाभ पर और दूसरी वाले को 10% लाभ पर बेचता है, और यह देखता है कि दोनों मेजों का विक्रय मूल्य समान है, तो दोनों मेजों का क्रय मूल्य क्या है, दोनों मेजों का कॉस्ट प्राइस क्या है। तो बड़ा अच्छा सवाल, देखते हैं क्या मिलता है, आपका जवाब क्या मिलेगा। लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, चाहूंगा जवाब मिले मुझे, और दोनों मेजों का क्रय मूल्य आपको बताना है, और चाहूंगा आपका आंसर मिले। देखते रहना, एक व्यक्ति 860 रुपए में 2 मेज खरीदता है, तो सवाल बड़ा आसान है, मजेदार सवाल है। अगर मैं आपको इसको कराने की कोशिश करूं तो आप इसको इजीली कर भी लेंगे, लेकिन थोड़ा सा अटकेंगे, क्योंकि सवाल को करने के लिए आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, है ना। मैं बता देता हूं, देखो अगर हम बात करते हैं 860 रुपए की बात हो रही थी, यहां पर कोई बात नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूं कि पहली मेज का क्रय मूल्य x रुपए है, इस वाले का x रुपए है, इस वाले का कितना हो जाएगा, 860 माइनस x ही तो हो जाएगा। अगर मैं इसका x मानता हूं 5% वाली का, तो दूसरी वाली का तो इतना ही हो जाएगा ना। और पहली मेज पर कितना लाभ है, आपने कहा पहली मेज पर है 5% का लाभ और दूसरी पर है 10% का लाभ, ये भी आपको पता है। तो इसका फॉर्मूला पहले लिख देता हूं मैं, क्योंकि आपको फॉर्मूला अगर पता है तो आप आसानी से कर लेंगे। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सीपी, दैट इज कॉस्ट। ने बोला दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है, तो अगर मैं इसका सेलिंग प्राइस निकालूं तो क्या होगा, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, जो भी पहले वाला का हुआ है, ठीक है ना, अपॉन 100, किसके बराबर है, दोनों के विक्रय मूल्य बराबर है। तो सेलिंग प्राइस, ये फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस का, सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस पी परसेंट अपॉन 100, इट मे बी प्रॉफिट इट मे बी लॉस, बराबर दूसरा कॉस्ट प्राइस क्या था, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट जो भी आपका हुआ 2 अपॉन, इन दोनों को बराबर रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तरीका नंबर 1। लेकिन आप इतने मेहनत क्यों करें, अगर मैं आपसे बोलूं इतना मेहनत क्यों करें, क्योंकि इसमें देखेंगे आपने सीपी तो उसका एक्स माना है, और 100 ये हो गया, प्लस प्रॉफिट कितना था, पहले वाले का प्रॉफिट था 5%, तो आपने 5 यहां पर कर दिया, अपॉन 100 इजिकल टू किसके बराबर है, दूसरा वाला प्रॉफिट कितना था, 10% था, जो आपने माना था कॉस्ट प्राइस कितना 860 माइनस का एक्स इंटू 100 प्लस 10 अपॉन 100। अब इन दोनों को बराबर करना था, आपका आंसर आ जाता। इतना मेहनत क्यों करें हम,
क्यों निकालें ऐसे सवाल, हमारे गड़बड़ करेगा ना। तो मैंने क्या काम किया, अब इसको तो आप आगे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सॉल्यूशन तो हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे एक बात बोलूं प्यारी सी, उसने कॉस्ट प्राइस दिया 860 रुपए, दिमाग लगाने की बात है कि दोनों वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस था 860 रुपए था, और ये पूछ रहे दोनों के अलग अलग रेट। तो जरा मैं इसको जोड़ू, 400 और 420 को जोड़े तो 460 पहला ऑप्शन, 4 4 8 910 दूसरा ऑप्शन, 4 3 780 तीसरे, चौथा 4 4 8 920। तो आप क्या देख रहे हैं, अगर इन दोनों चीजों के प्राइस को मैं ऐड करूं तो आप क्या देख रहे हैं, आपने कहा 920 रुपए था, क्या बोला नहीं। 780 था, आप बोले नहीं। आपने बोला 910 था, नहीं बोले 860 था। तो भाई यही तो दिख रहा है आपको मोटा मोटा सा, इसके अलावा कुछ दिख रहा हो तो मुझे बता दो, इसके अलावा कुछ दिख रहा हो तो मुझे बता दो, आ गया आंसर। तो आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अगर आप थोड़े से कॉन्शियस माइंड से काम करेंगे तो आपके आंसर चुटकियों में मिल जाएंगे, जैसे कि ये मिला। तो सवाल बहुत बड़ा, इतना बड़ा सवाल था, लेकिन हो कितनी आसानी से गया, आपको पता लग गया। वेरी गुड, समझ में आ गया। आसान था कि मुश्किल, आसान था ना भाई, सिंपल देखो, 860 रुपए की मेज खरीदी उसने दो, और दोनों मेजों का प्राइस नहीं दी, दोनों को जोड़कर देख लो ना, यही मेरा आंसर मिल गया। तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा, बी स्मार्ट एंड क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है क्या कि भाई एक समलंब पिरामिड का आधार 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर भुजाओं वाला त्रिभुज है। एक पिरामिड है, पिरामिड मींस जानते हैं ना आप, जिसपे चोंच होती है, उसके नीचे एक ऐसा त्रिभुज ट्रायंगल बना हुआ है, उसका आयतन 330 सेंटीमीटर क्यूब हो तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी, सवाल यह है। मैं बना देता हूं तब तक। ऐसा पिरामिड है वो, ठीक इस तरह का कुछ पिरामिड है वो। उसने पूछा इसकी हाइट क्या है, अब देख लो इसकी हाइट क्या है। ओके, और सुंदर बना देता हूं इसको जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। ऐसा पिरामिड है, अब ठीक है ना। अब आपको इसकी ऊंचाई बनानी है, इसमें 3 कोण, तो आपको बताना है इसका आंसर क्या है। सिंपल सवाल है, एक आधार जिसका ट्रायंगल है, एक पिरामिड, पिरामिड का उसमें चोंच बनी होती है, जैसे गीजा के पिरामिड है। तो उत्तर मिला है मुझे, मेडिटेशन दिया 22 आंसर। ओके वेरी गुड, ऑप्शन से लिखे हुए हैं 33 32 11 22। चलो मैं समझा देता हूं इसको, बड़ा मजेदार सवाल है और पेपर में आने के पूरे चांसेस हैं ऐसे सवालों के। और हाँ, आपको मैं एक बात बता दूं, अगर आपको इन सवालों में प्रॉब्लम हो रहा है कि सर ये हमें समझ में नहीं आते, आप कैसे कराते हो, तो शुक्रवार को मैं एक सेशन लेकर आ रहा हूं। उस सेशन में मैं आपको हाउ टू सॉल्व ऑल 3D शेप्स एक ही क्लास में खत्म करूंगा। अभी मैं इसको समझा देता हूं। पहले अगर मैं किसी भी आकृति का पे देखो, आयतन की बात करता हूं, देखना वॉल्यूम क्या होता है, आयतन, ये मैंने पढ़ाया हुआ है। आयतन क्या होता है, आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ये होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई होता है। हमेशा याद रखिएगा, अगर मैं आयतन की बात करता हूं, वॉल्यूम की बात करता हूं, किसी का भी वॉल्यूम निकालूं तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट हमेशा बनता है, ये मैंने अपनी क्लासेस में बताया भी है। अब एरिया ऑफ बेस निकाले तो एरिया ऑफ बेस क्या होगा, आपने कहा एक त्रिभुज है 5 12 13 का, और 5 12 13 का तो समकोण त्रिभुज बनता है। तो अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो क्या होगा, 1/2, 5 12 13 तो 5 गुणा 12, ये बनेगा ना आधार गुणा ऊंचाई। अगर मैं इस त्रिभुज का, इस बेस का एरिया निकालने की बात करता हूं तो क्या होगा, आप कहेंगे सर सही कह रही, यही होगा 1/2 गुणा 5 गुणा 12, तो 5 छंग 30। तो भाई इसके आधार का जो क्षेत्रफल है वो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये बात समझ में आ गई सबको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है ना। इसका बेस का एरिया, और ये लिखा मैंने आयतन, कि आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई होता है, और आयतन तो यहां दिया है 330,
दिया है ना 330, तो 330 यहां लिख दूं मैं। आधार का क्षेत्रफल अभी आपने निकाला 30 मल्टीप्लाई बाई h। भैया यही करोगे, कुछ और तो नहीं करोगे? बताते रहना मुझे आप कुछ और करो तो, ठीक है ना। और वो माफ करना 1/3 तो मैं छोड़ दिया, 1/3 पिरामिड का होता है 1/3, 1/3 लगाना भूल गया मैं। ओके दैट इज 1/3। ठीक है, अब क्या करें, इससे काट दें 10, h इज इक्वल टू 330/10 दैट इज 33। तो इसकी हाइट कितनी है? 33 सेंटीमीटर है। ये 33, वो 3 मैंने छोड़ दिया था। आयतन जो निकालते हैं पिरामिड का 1/3 आधार गुणा का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। क्लियर? अभी समझ में आ गई बात सबको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? हो तो मुझे बता दे। क्लियर है? यस के नो? क्लियर? पूरा प्रोसेस समझ में आ गया कैसे किया है? तो सवालों को देख के घबराने का नहीं, घबरा जाओ सवाल नहीं हो रहा है कैसे करेंगे, तो अगर आप लगातार प्रैक्टिस जारी रखेंगे तो आपको क्वेश्चन के आंसर आसानी से मिलेंगे। एक और सवाल, चलो जल्दी से बढ़ना उसकी तरफ। एक और सवाल लेता हूं, चलो। एक समकोण त्रिभुज में एबीसी में एंगल एबीसी बराबर 90, एबी बराबर 5 और बी बराबर 12 है, तो एबीसी के परिवृत्त की त्रिज्या क्या है? और भी है? कुछ और भी है? कुछ और भी है? ओके आगे बढ़ते हैं। सवाल का जवाब कौन देगा? कौन है वो महारथी जो देगा इसका जवाब? बढ़ते हैं, मैं ही बता देता हूं, मैं इतना टाइम क्यों लगाएं। समकोण त्रिभुज है तो भाई समकोण त्रिभुज ये बना लिया हमने ऐसे। बड़ा ही आसान सवाल था, बड़ा ही सुशील सवाल था, बड़ा ही सज्जन सवाल था। और आपको देखना इसमें कैसे बवाल कर दिया आप लोगों ने। ये लाइक वाइक कम बढ़ रहे हैं, कम मैंने बढ़ावा आ गया यार। लाइक वाइक तो मुझे ज्यादा चाहिए, ज्यादा 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 हमको लाइक चाहिए, तो लाइक जल्दी से कर दो भैया। और सवाल समझते ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अब देखो ट्राइंगल एबीसी में ये हमने 90 डिग्री का बना दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर दे दिया भाई साहब, बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर दे दिया भाई साहब। अब उसने बोला इसका परिवृत्त, परिवृत्त को बोलते हैं सरकम सर्कल। एक ऐसा सर्कल जो इसके चारों तरफ इन तीनों पॉइंट्स को, शीर्ष को छूकर चला जाए, उसी को बोलते हैं सरकम सर्कल। ओके चलो क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। और आपने देखा ओके सर बताइए क्या करें। आपको बता देंगे, अगर हम बात करते हैं एक सर्कल की, ये है सर्कल, ऐसा होता है, याद रखिएगा ये होता है ऐसे। अगर ये समकोण त्रिभुज यहां पर है 90 डिग्री का, तो ये कर्ण है इसका। दोबारा बना देता हूं, नहीं तो आप कहोगे नहीं सर मजा नहीं आया, अच्छा सिला सा नहीं लग रहा। अभी लगेगा अच्छा अच्छा सा। अगर ये 90 डिग्री का कोण है, तो ये जो है ना, ये वाला जो परिवर्तन में जो कर्ण है, ये कर्ण ही इसका क्या बनता है? डायामीटर बनता है। क्या बनता है? व्यास, डायामीटर। याद रहेगा क्या बनता है? डायामीटर। समकोण त्रिभुज अगर किसी भी वृत्त के अंदर है, उसका परिवृत्त के अंदर समकोण बना हुआ है, तो उसका जो कर्ण होगा वह उसका क्या बनेगा? उसी को बोलेंगे उसका डायामीटर, उसको बोलेंगे उसका डायामीटर, उसको बोलेंगे उसका व्यास। तो आपसे पूछा था त्रिज्या क्या है, तो अगर मैं इसकी बात करूं 5 12, तो ये कितना होगा? 13। अभी आपको याद है ना कि 5 12 और 13 का ट्रिपलेट होता है, समकोण त्रिभुज बनता है। तो अगर ये 5 है 12 है तो 13 हो जाएगा, हाँ कि ना? या आप कह सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, इसका वैल्यू बराबर इसका वर्ग जमा इसका वर्ग, 13 आपको मिल जाएगा। अब मैंने क्या बताया, अब आपको उसका निकालना रेडियस, तो भैया व्यास है उसका, रेडियस क्या होगा? AC/2। और हमारा जवाब आ गया 13/2 बराबर 6.5, जो कितना आसान सवाल था। 4 आप दे नहीं पा रहे हैं जवाब,
पता नहीं क्यों, क्या हो गया है, हाय रामा ये क्या हुआ, आप क्यों ऐसे करने लगे, जवाब नहीं आ रहे हैं आपके, तो हम क्या करें, आपको फिर से पढ़ाएंगे, हम क्या करेंगे, हमको फिर से पढ़ाएंगे और बार बार पढ़ाते रहेंगे। सवाल देखते हैं आगे एक और। हाँ BC 12 है। हाँ मेडिटेशन, राखी राखी राखी, ओके राखी समझाते हैं। ये कैसे है इसको पूछ रहे हैं ना, चलो देखो, ये मुझे नहीं पता क्या है, मैंने माना ये x है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग जमा BC का वर्ग, ये तो होता है। ओके, AB कितना है 5 का वर्ग और BC कितना 12 का वर्ग, तो कितना हुआ 5 पंजे 25 और 12 12 में 144, तो ये कितना हुआ AC का वर्ग बराबर 169, और जब ये वर्ग उधर जाएगा तो वर्गमूल बनाना किसका बना 13 का, इसलिए AC का वैल्यू 13 है। अभी ठीक है, पाइथागोरस से निकालेंगे, ट्रिपलेट से भी लिखेंगे तब भी 13 ही आएगा। ट्रिपलेट का मतलब वही होता है जो आप समझ रहे हैं। ओके बढ़िया 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 बढ़िया, ये लाइक वाइक बढ़ाओ यार, लाइक देख देख के मेरी जो ना, मेरा हृदय, मेरा फेफड़े खुश नहीं होते हैं, ज्यादा बढ़ाओ इनको। हाँ आगे बढ़े, एक और सवाल, इज इट क्लियर नाउ, तो सबको समझ में आया ना। एक और सवाल थोड़ा थोड़ा सा और भारी ले लेते हैं। ओ हे भगवान शांति देना मेरे साथियों को। सवाल है 1/√9 माइनस √8 माइनस 1/√8 माइनस √7 माइनस सॉरी प्लस 1/√7 माइनस √6 माइनस 1/6 √5 माइनस का प्लस 1/√5 माइनस √4। आपका जवाब देना है, जल्दी से मुंह तोड़ जवाब चाहिए। इसको क्या देंगे आप, डरने का नहीं, सवाल बड़ा आसान है, इजी है, हैंडल कर लोगे आराम से। आपका जवाब क्या होगा ये तो आप बताएंगे, ऑप्शंस आपके 0 1 2 3 4 5 जो आप चाहें दे सकते हैं। तो भाई कौन कौन साथी हैं, देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, ये रीट में इस तरह के सवाल फंस जाते हैं। ओहो हो, ये बहुत बड़े टाइगर कुमार शफी, ऐसे मुझे लगता है कई बार। अरे पता है हमारे जो है ना बूढ़ी अम्मा के चाचा के भैया के लड़के के छोरे के बड़े बेटे के बहू के भाई के पोते ने हमको बताया था कि जब भी इतना बड़ा सवाल मिल जाए उसका आंसर यही मिलेगा, या तो 0 या 1। शायद आप उन्हीं की बात मान बैठे हैं, ऐसा तो नहीं है। 8 का 5 आंसर दिया है मुझे अजीत ने, अजीत ने कहा 5। ओके सभी लोग अपना अपना जवाब अलग से दे रहे हैं। 0, चलो तो बता दें, जिन्होंने कहा है 0 आंसर है उनका एकदम गलत जवाब है, तालियां गलत बज गई। जिन्होंने 1 बोला है वो क्या सोच रहे हैं, उनका सही जवाब है, गलत जवाब है। जिन्होंने 5 दिया है वो क्या सोच के बैठे कि हमारा जवाब ठीक है, तो भाई हाँ आपका जवाब ठीक है, एकदम सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 5 इज द राइट आंसर। अब समझते हैं ये हुआ तो हुआ कैसे, कैसे हुआ ये गजब। तो आपको सारा सवाल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी पूरे क्वेश्चन में एक ही सीक्वेंस को फॉलो किया गया। देखो 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4, एक ही सीक्वेंस को फॉलो किया गया है, ठीक है ना। तो हम सिर्फ इस वाली को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बाकी अपने आप हो जाएंगे। देखो 1/√9 माइनस का √8 ऐसे लिखा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, यहां पर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दो, नहीं है ना। ओके कैसे करते हैं सॉल्व, रेशनलाइजेशन करते हैं, हर का परिमेयकरण करते हैं। तो परिमेयकरण करते हैं, क्या करेंगे, √9 + 8 की गुणा ऊपर, क्योंकि माइनस है ना, तो √9 + 8 की गुणा नीचे, तो ये क्या हो जाएगा, आपने कहा √9 + √8 तो ऊपर हो गया, अपॉन नीचे क्या आ गया 9 में से √9 कट गया, 8 से 1 बच गया, यानी ये वैल्यू। यानी अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो इसके अपोजिट सिंबल मुझे मिल रहा है। अब दूसरे को करोगे तो भी यही मिलेगा, तीसरे को करोगे तो इन दोनों को बदल जाओगे, तो यही तो होगा बार बार। देखो अगर √8 + √7 की गुणा करोगे तो 8 से 8 रूट कट जाएगा, तो यहां पर भी कितना बचेगा, यहां पर भी सेम कर देता हूं मैं, और जिससे आपको आसानी रहे इस वाले को देख लेते हैं। 1/√8 - 7 का रूट, अगर मैं इसमें ऊपर नीचे इसके रेशनलाइज करूं इसको, तो प्लस का मल्टीप्लाई होगा ना। और ये तो आप सब जानते हैं कि भाई a - b a + b, तो √8 से 8 कट गया 8,
रूट 7 से 7 कर गया 7 तब भी 1, तो हर बार यही बचेगा। तो मैं लिख दूं इसकी जगह क्या आएगा, इस वाले की जगह, तो मैं इसको डायरेक्ट पुट कर देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। इसकी जगह क्या आया, √9 प्लस √8, देख रही हो बड़ा लग रहा था बस, माइनस इसकी जगह क्या आया, √8 प्लस √7 प्लस इसकी जगह क्या आया, √7 प्लस √6, उसकी जगह क्या आया, माइनस √6 प्लस √5 प्लस उसकी जगह क्या आया, √5 प्लस √4। इज इट क्लियर? अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा ये तो मिलेगा मुझे, हाँ कि ना, है ना, यही मिलेगा, बहुत बढ़िया। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो √9 प्लस √8 माइनस √8 माइनस का √7 प्लस √7 प्लस का √6 माइनस √6 माइनस का √5 प्लस √5 माइनस प्लस का √4, यही तो हुआ भैया, है ना। अब देखो √9 इसमें कहीं दिख रहा है आपको, कहीं नहीं दिख रहा, √8 से √8 फिनिश, √7 से √7, √6 से √6, √5 से √5, क्या बचा, √9 प्लस का √4, √9 कितना होता 3, 4 होता 2 बराबर 5। ये हम बिल्कुल बेसिक से समझा दिया आपको, ठीक है ना। अगर आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते थे, जब ऐसा लगातार क्रम हो ना, लगातार क्रम हो तो कुछ नहीं करना, याद रखना, जब ऐसे लगातार क्रम हो तो क्या करते हैं, बस इस वाले को और लास्ट वाले को, इन सब दोनों को ऐड कर देते हैं, बस इतना सा काम करना होता है, ये शॉर्टकट है। जब लगातार संख्या जैसे 9 8 8 7 7 6 6 5, लेकिन सीरीज अल्टरनेटिव में होनी चाहिए, माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये ऐसा करना है। लेकिन ये बहुत ज्यादा याद करने की बात है, कई बार हम गड़बड़ करा कर देते हैं, सब में प्लस होता हम तो गड़बड़ कर देते हैं, तो वो प्रॉब्लम कर सकता है। तो इसलिए मैंने आपको डिटेल में बताया, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप अच्छे से समझ लें, अल्टरनेटिव सीरीज है, यहाँ माइनस माइनस है सारे क्रम में, तो पहली संख्या प्लस लास्ट वाली संख्या आप कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई, समझ में आ गया, वेरी गुड। अब मुश्किल तो नहीं लगा किसी को, अब तो आसान था ना। एक और सवाल, चलो देखते हैं इसका जवाब मुझे क्या मिलता है। आपको देखेंगे किस तरह के सवाल आप कर पा रहे हैं। हाँ सेकंड्स में कर सकते हैं, क्यों नहीं, एक और, चलो इसको चलो मिनट में कर लेना, आपको मिनट दे दी। 2 क्यूब रूट 32 माइनस 3 क्यूब रूट 4 प्लस क्यूब रूट ऑफ 500 का मान ज्ञात करो। देखते हैं जवाब क्या मिलता है आपका। ये अच्छा है ना, हम तो प्यारी प्यारी चीज ही आपके सामने लाते हैं, आप ही हैं कि जो हमारी बात को नहीं समझ पाते हैं, कहते हैं हम नहीं समझ रहे। चलो इसको भी देखते हैं, घबराने का नहीं, डरने का नहीं, डर के आगे जीत है, ऐसा हमारे श्री श्री 1008 ऋतिक रोशन जी कहते हैं। घूंट लगाओ और आगे बढ़ जाओ, है ना, तो डर के आगे जीत है, डरने का नहीं, सवाल को समझने का। कैसे, देखो 2 क्यूब रूट ऑफ 32, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं इसकी बात करता हूं, मैं इसके साथ से फैक्टर मारता हूं, 2 का मैं फैक्टर कर रहा हूं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये तो है, बात समझ में ना। ओके, तो कितना हुआ ये, 2 की पावर 3 बाहर निकालना, तो 1 2 बाहर आ जाएगा, 1 2 बाहर ही तो आएगा, और तो कुछ नहीं आएगा ना। ये क्या हो गया, आपने कहा 2 1 बाहर 3, भाई 3 लिखा तो 1 बाहर आ जाएगा ना, तो ये क्या हुआ, 2 दूनी 4 क्यूब रूट ऑफ 4। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, दूसरे की बात करते, इस वाले की 3, अब यहां पर ऑलरेडी क्यूब रूट 4 लिखा है, इसका तो क्या फैक्टर करूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको तो ऐसे छोड़ देते हैं। अब इसकी बात करते हैं 500 की, 500 के फैक्टर करते हैं। चलो देखिए 500 के फैक्टर क्या होंगे भाई, 2 से काटे 250, 125, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, यही तो हो गया फैक्टर।
अब इसमें से 3 बाहर नहीं, 3 5 थे, बाहर आ गए, क्या हो गया, ये हो गया 5 क्यूब रूट ऑफ 2 दूनी 4। अब सबकी करनी समान, सबकी शर्ट बराबर हो चुकी है। देखो इसमें भी लास्ट में क्यूब रूट 4 है, इसमें भी क्यूब रूट 4, इसमें भी क्यूब रूट 4 है, लिख दो एक साथ। तो सवाल क्या था, ये वाला। तो पहले वाले का क्या हुआ, 4 क्यूब रूट ऑफ 4 माइनस 3 क्यूब रूट ऑफ 4 प्लस 5 क्यूब रूट ऑफ 4। अब देखो 4 में से 3 गया 1 और 5 6, ये इसका आंसर। कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आसान है कि इजी है? अब खामा का डर जाते हो क्वेश्चन को देखकर कि सर इतना बड़ा सवाल हम बताओ कैसे करेंगे, हैं हम तो परेशान हो जाएंगे, हम तो लुट जाएंगे, अरे हम तो कैसे करेंगे भैया। तो कैसे वैसे नहीं सोचना है, सवाल को करते जाना है। पवन कैसे हैं आप, और ये लाइक के बटन को भी प्रेस करते जाना। लाइक बड़े कम है, 500 बच्चे क्लास देखते, लाइक इतने कम करते हैं, ये मुझे समझ नहीं आती है बात। सवाल समझ में आ गया ना भाई साहब? हाँ जी भाई साहब, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़ी, बढ़िया, इजी सवाल था। एक और आपकी स्क्रीन पर आ रहा है फड़फड़ाता हुआ सवाल, और फड़फड़ाते हुए सवाल को देखूंगा आप कैसे तड़पड़ाएंगे। सवाल आपके सामने है, देखिए। एक संख्या को जब 729 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 56 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 27 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा? बचकाना सवाल। ओके, शुक्रिया आकांक्षा, लेट्स लर्न मैथ्स। ओके, क्वेश्चन, when a number is divided by 729, the remainder is 56. If that number is divided by 27, what will be the remainder? That is the question. 4, 2, 0 and 1. नहीं, CDP क्लास तो नहीं होगा 5 PM, CDP क्लास तो नहीं है। This is the last class. ओके, कर दिए, बहुत बढ़िया। तो बड़ा आसान सवाल था। वैसे इसको समझाने में समय लग सकता है, लेकिन करने में समय नहीं लगे, क्योंकि करने में इतना समय नहीं जाएगा। बी ऑप्शन बताया जा रहा है, देखो समझो। किसी संख्या थी, कोई भी संख्या होगी, सपोज करते हैं उसको 729 से डिवाइड किया। सपोज जो संख्या x थी और इसे काटने से शेष बच गया 56। अब आपने इसको 27 से डिवाइड किया संख्या को। तो एक बात देखो, 27 से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 9 की, 27 से कट जाएगा ना, तो 729 का नहीं कटेगा। आप बोलेंगे कट जाएगा, पक्का कट जाएगा। डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? आप कहेंगे होगा। तो अगर हम इसकी बात करें डिविजिबल होगा ना होगा, आपने कहा होगा, तो ये डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जिस संख्या को 729 काटता होगा उस संख्या को 27 भी काटेगा। अब ये 56 बच गया, तो जो यहां तक संख्याएं कटी वो 27 ने भी काटी होंगी। सीधा क्या करूं मैं, 56 का डिवाइड कर दूं उसमें सीधा से 27 का, 27 दूनी 54, 2। बस यही सही जवाब है भैया, यही है सही जवाब। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा भाई साहब। बफर हो गया, कभी कभी बीच में छोटी छोटी घटनाएं हो जाती हैं। अभी समझ में आया सवाल का आंसर करेक्ट है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? किसी को भी प्रॉब्लम हो तो बता दो। क्लियर है? हाँ आके ना, आपने कहा हाँ भाई हाँ, सवाल समझ में आ गया। तो एक और सवाल लेते हैं फिर, एक और सवाल। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 9 जोड़ने पर प्राप्त होता है? संख्या 24, 32, 36 और 54 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। यानी what is the least number in which the number obtained by adding 9 will be exactly divisible by each of 24, 32, 36 and 54? क्या होगा जवाब? 8, 64, 8, 55, 8, 7, 3 या none of these?
देखते हैं जवाब क्या मिलता है। मैं अच्छा बैक अभी करता हूं। मनोहर बहुत सिंपल था, आप उसको शायद से समझिएगा। मनोहर क्या कर सकते थे हम, ये था 729 ना, आप जिससे भाग कर रहे हो उसी का डिवाइड कर दो दोबारा से, 27 का डिवाइड इसमें कर दो बस। जिससे पहले भाग कर रहे थे 729 था ना, इसको बस देख लो कि 27 से कट रहा, हाँ कट रहा, ओके। तो जो शेष बच रहा था ना उसी में उसका डिवाइड कर दो बस, 56 में 27 का डिवाइड कर दो, आंसर मिल जाएगा, बस वही शेष बचेगा। चलो तो सवाल में क्या करना है, प्रश्न में क्या करना है, आपको एक ऐसी संख्या निकालनी है जिसमें मैं 9 जोड़ दूं तो वो इनसे कट जाए। अब वो क्या होता है जो संख्या इनसे कटेगी, 24, 32, 36, 54 से कटने वाली संख्या क्या होगी, दैट इज एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। भाई वो लीस्ट एलसीएम ही तो होगा। अगर हम कटने वाली बात करते हैं तो वो एलसीएम, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा, एलसीएम ही तो होगा। आपने कहा बिल्कुल एलसीएम होगा। तो देखें 24, 32, 36 और 54 का एलसीएम 2 से काट लेते हैं, 4 से 12, 16, 18, 27, 6, 8, 9, 27, 3, 4, 9, 27, 3, 2, 9, 27, 3, 1, 9, 27, 1, 1, 3, 9, 1, 1, 1, 3। सबसे बेसिक तरीका बता दिया एलसीएम। तो ये इसका एलसीएम आ गया। सबकी गुणा कर दे तो कितना होगा, आपने कहा सर गुणा कर लो, 864 ही बनेगा मेरे हिसाब से। तो 3 3 9 27 दूनी 54, 864। इन सबकी गुणा करोगे तो 864, 864 इसका एलसीएम आया। उसने बोला आपको ऐसी संख्या, ये नहीं बताना ये संख्या तो वो है जो 24, 32, 36 और 54 से पूरी पूरी कट जाएगी। उसने बोला है ऐसी संख्या बताओ जिसमें मैं 9 जोड़ू तब ये संख्या प्राप्त हो जाए। तो आपने 9 कम कर दिया इसमें से, तो वो संख्या 855 है, जिसमें अगर आप 9 ऐड कर देंगे तो वो संख्या 864 बनेगी और वो इन सभी संख्याओं से पूरी पूरी कट जाएगी। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? मेरे हिसाब से किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज का सेशन बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ जुड़ करके। तो कल फिर इसी समय आपके साथ नए सेशन में हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए दीजिएगा मुझे इजाजत। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, धन्यवाद जुड़ने का। आपका दिन शुभ रहे और अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। तो मेरी आपसे यही अनुरोध कि चैनल को जल्दी से कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक और शेयर कर दो आगे, जिससे कि आपको लगातार ये वीडियोज मिलते रहें। तो आपको कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।